Good evening all and welcome back to a fast track batch. लास्ट लेक्चर में हमने पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जो एग्रीमेंट्स हैं कोर्ट के पास जिनकी पावर है उनके बारे में पढ़ा था। अब पढ़ते हैं सर वॉइड एग्रीमेंट। क्या मतलब होता है वॉइड एग्रीमेंट का? एक वर्ड आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, एक वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ व्हेन दे वर मेड। void ab initio, these are not enforceable by law, that is they are not enforceable from the starting when they were made। और हमने फैंसी करने के लिए उनको क्या कर दिया, लैटिन वर्ड्स लिख दिए। कौन से? वर्ड ab initio। कहानी खत्म। उसके बाद सर इनके एग्जांपल्स है हमारे पास खेलने के लिए। इनमें से मोस्टली आप कर चुके हो, बाकी जो बचे हुए हैं अब करेंगे। ठीक, पहले इनकम्पिटेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। इनकम्पिटेंट कौन था जल्दी से? माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। शाबाश, माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। बहुत ही बढ़िया। म्यूचुअल मिस्टेक सेक्शन 20, ये भी क्या है? वैलिड है? वॉइड है सर। वॉइड का टॉपिक चल रहा है तो बच्चा इतना तो जागता हुआ पाया ही जाएगा। एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। सेक्शन याद है? ये तीनों सेक्शन कौन कौन से के बिना देखे बताने की कोशिश करना बेटा। मुंडियां उधर घूम चुकी हैं बेटा, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का। हाँ बोलो। 11 सेक्शन। इनकम्पिटेंसी, बहुत ही बढ़िया। मिस्टेक 20। 10 और 11 क्यों लिखा? 10 में हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स आ गए थे। 23 ये रहा जहां से लास्ट चैप्टर खत्म किया था मेरे लाल। ठीक है जी। when the object or consideration is deemed to be unlawful। सही है। सेक्शन कौन सा था? 23। सेक्शन याद करने हैं थोड़े बहुत, अच्छे हैं तुम्हारी सेहत के लिए। क्लियर है? जैसे घर वाले छोटे थे च्यवनप्राश खिलाते थे, कुछ ना कुछ फायदा तो है तुम्हारे पेपर के लिए, च्यवनप्राश का काम करेंगे ही। अब आइए, एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट इज पार्टली अनलॉफुल। 23 में अनलॉफुल, 24 में पार्टी। क्लियर है? याद रहेगा 24 में क्या हो रहा है? पार्टी। सही है, सही है। एग्रीमेंट मेड विदाउट सेक्शन 25 और इसकी एक्सेप्शंस तुमने की थी सब सेक्शंस में, याद आया? 25 में जनरल रूल था, हाँ के ना? नेक्स्ट, अब आए सर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक, जन्म जन्म का साथ है जी। इस जन्म में तो मैं कहीं और शादी करूंगा ही नहीं या करूंगी नहीं। थोड़े दिन बाद वही यूजुअल, वी वांट टू चेंज द ऑप्शन। अब बोलो बेटा, कैन ही डू सो? कैन ही डू सो? यस। लेकिन सर ये जो एग्रीमेंट कर लिया था इन्होंने खुशी खुशी में, एग्रीमेंट मतलब शादी नहीं हुई थी, फीलिंग मत लेना। क्या हुआ? सिर्फ एग्रीमेंट। हाँ बेटा, क्या वैलिड है? वॉइड है सर। क्यों? इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैरिज पर रोक लगाता है। अगर रोक जायज हो क्या तब भी वो वैलिड? एग्जांपल दे पाओगे? वैलिड हो तो फटाफट बोल देते हो। बेटा वो तो लॉ ही है, उसमें तुम एग्रीमेंट क्या कर रहे हो? बिल्कुल सही है, माइनर के ऊपर रोक लगा रहे हो तो जायज है। चलो, और बंदा, लड़की 19 साल की हो चुकी है, घर वाले रोक लगा रहे हैं कि शादी मत कर। उसने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया कि मैं 21 साल तक शादी नहीं करूंगी। वैलिड है वॉइड है? जनरल तो वॉइड है, लेकिन मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि बेटा आपको अपनी हायर स्टडीज को परस्यू करना है जो कि जिंदगी में जरूरी भी है। ऐसी ऑप्शंस बहुत सारी मिलती रहेंगी, तो बेटा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट्स में वैलिड करार दिया गया है। सही, याद रहेगा। लेकिन जनरल रूल क्या है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट समझते हो? कंप्लीट बैन कि वैसे भी तो शादी नहीं कर रहा, आप कर रहे हो तो कर रहा है या कर रही है, नहीं है तो नहीं है। एक ही ऑप्शन, सिंगल ऑप्शन वैलिड नहीं है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड,
ए ने बी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, मैं पूरी जिंदगी कभी बिजनेस ही नहीं करूंगा अगर आप मेरा बिजनेस खरीदते हो, अगर आप मेरा बिजनेस खरीदते हो मैं पूरी जिंदगी कभी बिजनेस ही नहीं करूंगा। एग्रीमेंट तो वैलिड है हाँ के ना? नो बेटा, एग्रीमेंट इज अगला अगला ए ने बी को अपनी स्वीट शॉप बेची, अब बोला मैं पूरी जिंदगी सिर्फ स्वीट्स का काम नहीं करूंगा, वैलिड है वॉइड है? वॉइड है सर, पूरी जिंदगी स्वीट्स का काम है बे। गुडविल पे डिपेंड करता है सर, किस पे डिपेंड करता है? गुडविल। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, गुडविल का भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए आप किसी लोकल नथुलाल हलवाई है हमारे यहाँ पे एक, नथुलाल जी के पास गए, 4 मोहल्लों में उनकी मिठाई जाती है सर, आसपास का कोई भी बच्चा पास होता है उन्हीं की मिठाई जा रही है, क्लियर? अब तुमने नथुलाल जी की दुकान खरीदी तो उनकी गुडविल कहां तक है बेटा? आसपास के 4 मोहल्लों तक, हाँ या ना? अब वो तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करेंगे कि भाई साहब आसपास के 4-6 मोहल्लों में मैं दुकान नहीं खोलूंगा, शहर में गुडविल है तो मैं शहर में दुकान नहीं खोलूंगा। तुम कहो कि मैं वो पूरी जिंदगी मिठाई का ही काम नहीं करेंगे, वैलिड है वॉइड है? अब सर तुमने KFC जैसा कोई ब्रांड खरीदा, अब क्या वो एक मोहल्ले तक गुडविल सीमित होगी? नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहां पे सर इस काम पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो इसमें जनरल रूल तो क्या है कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के लिए अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है सर वो वॉइड है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस अगर रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं, अगर रिस्ट्रिक्शंस क्या है बेटा? रीजनेबल, देन वो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं तो वैलिड है और कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल वैलिड है सर। क्लियर टू ऑल? दिल को किसी के कोई दर्द हो रहा हो हाँ कि नहीं इस कारण से? ऑल वेल, चलिए आगे खेलने का काम करते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आपने प्रॉमिस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मैं पूरी जिंदगी लीगल एक्शन ही नहीं लूंगा सर, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करिए, अगर कोई बात होती है तो मैं पूरी जिंदगी लीगल एक्शन लूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, वैलिड है? नो सर। वेजरिंग, वेजरिंग तो पता है हाँ कि ना? जैसे कुछ बच्चे को थोड़ा सा भी टॉपिक आता होता है ना, दूसरा कहता है मैंने तो ये आंसर किया, अरे शर्त लगा ले, ये तो तेरा आंसर ही नहीं है, कौन सा एग्रीमेंट है मेरे लाल? वेजरिंग, क्लियर? नेक्स्ट, इम्पॉसिबल, बच्चा कह रहा है जो अप्रैल में पेपर होंगे ना ICI के ना पेपर है ना कुछ है, क्लियर है? बच्चा बाइक तेज चलाता है, खुशी में मुंह से कुछ भी निकाल देता है, मैं यहाँ पे 200 की स्पीड पे बाइक चलाऊंगा इस गली मोहल्ले में, ये मौत का कुआं बना के दिखाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। कौन सा एग्रीमेंट है ये? इम्पॉसिबल। वो जैसे तुमने एक एग्जांपल भी तो पढ़ी थी, बंदा एग्रीमेंट कर लेता है उसकी डेड वाइफ को जिंदा करने का, है ना? अरे कौन करता है ऐसे एग्रीमेंट? एन एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, कब? फ्यूचर में, जैसे वो सनी देओल बोलते हैं तारीख पे तारीख, वैलिड नहीं है। एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। अब इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, कौन कौन से की पढ़ेंगे? बस यहां से जो मैंने ब्रैकेट में डाल रखे ना तुम्हारे सफाई के लिए दिमाग की, यहां से, बाकी तुम पहले कर चुके हो, कहीं सोचो सिलेबस में नहीं है सर ने पढ़ाई नहीं है, ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो। आओ सबसे पहले रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर आपने मैरिज पर रोक लगाने का प्रयास किया सर बच्चा बुरा मान जाएगा, ओ नहीं, अदर देन माइनर, माइनर के अलावा सभी बुरा मान जाएंगे और एग्रीमेंट क्या है? वॉइड। हाउएवर अगर सर रीमैरिज पर पेनल्टी है, रीमैरिज पर क्या है? पेनल्टी, देन इट विल नॉट बी इन, मतलब पता लगा? नहीं, ए और मिसेस ए के पास राइट है, जिससे कुछ केसेस में होता है एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, कई जगह पर प्रथा है, कुछ धर्म में कुछ प्लेस के अकॉर्डिंग ऐसी प्रथा है, एक से ज्यादा शादियां की जा सकती हैं। हाँ जी इंडिया में, हाँ हाँ बहुत स्कोप है इंडिया में बेटा, पॉलीगैमी बाईगैमी अलग अलग तरह की, सर दोनों तरफ से है। तुमने सिर्फ एक सुना होता है हार्ड फैक्ट्स, एक लड़की की भी एक से ज्यादा लड़कों से शादी हो जाती है, और परंपरा जो चली आ रही है ओल्ड फैक्ट्स, और एक लड़के की एक से ज्यादा लड़कियों से शादी हो जाती है, ठीक है जी? अब इन दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ, ए ने किसको कहा?
अबे यार सोच को छोड़ो, आगे आओ। सपने बुनने शुरू कर दिए बच्चों ने। पढ़ तो लो, जिंदगी में कुछ हजम ही नहीं हो पा रही है तुम्हें ये बात। अब दिमाग का लेवल बढ़ाओ। मैरिज हो सकती है? अरे क्या बता दिया सर आपने, आज की रिसर्च तो इस पे जाएगी। ए ने मिसिस ए के साथ एग्रीमेंट किया कि अगर वो फ्यूचर में कोई और मिसिस लेकर आते हैं तो सर वो इनको पेनल्टी देंगे, वो इनको पेनल्टी देंगे। क्या ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है बेटा? यस। मैरिज पर रोक नहीं लगा रहा, लेकिन अगर इसके अधिकारों में कोई दूसरा शामिल होता है देन अ पेनल्टी विल बी imposed, पेनल्टी विल बी imposed। सही है? आवाज मेरे लाल, हाँ के ना? बाहर आ चुके हो अपने ख्वाबों की दुनिया से? चलिए, फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी वैलिड। एग्रीमेंट बिटवीन को विडोज कौन है? एक ही, मतलब दो लड़कियां, लड़की वन लड़की टू, इनकी शादी हुई थी हस्बैंड से, कॉमन, एच कॉमन था इनके लिए, और ये फ्लाई कर गया। विडो विडो, एल से इनका नाम, डब्ल्यू डब्ल्यू। नाउ दीज बोथ आर को विडोज। एक ही बंदा था जो फ्लाई कर गया, तो क्या कहा गया बेटा इनको? को विडोज। क्लियर है? किसी को इसमें भी कोई डाउट, कोई साइंटिफिक फैक्ट नजर आता हो बेटा? नहीं। चलिए, एग्रीमेंट बिटवीन को विडोज टू फॉरफिट द राइट इन डिसीज्ड हस्बैंड प्रॉपर्टी हु एवर रीमैरिड है। क्या बोला? विडो वन ने विडो टू को बोला, कह रही मुझे शादी करवानी है। विडो टू कह रही मुझे भी करवानी है। कह रही वैसा एक ध्यान रखना, जो भी अरे यार तुम्हारे सपने ही नहीं खत्म हो रहे। विडो वन ने विडो टू दोनों शादी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है सर, जो भी दोनों में से पहले शादी करवाएगा प्रॉपर्टी में राइट खत्म हो जाएगा। शादी पर रोक है, रोक इनडायरेक्ट है। प्रॉपर्टी में हिस्सा छोड़ो, पति ले लो, आइदर द पति और द प्रॉपर्टी। सिंपल तो है, हाँ कि ना? आइदर पति और प्रॉपर्टी, सिंपल सा तो एग्रीमेंट है, इसमें क्या है? वैलिड है वॉइड है? ये हेडिंग पढ़ लो ना, ये लो क्या लिखे मेरे लाल? वैलिड। अपना दिमाग तो तुम्हारा सुन्न हुआ पड़े ख्वाबों के कारण। नेक्स्ट, निकाह नामा। निकाह नामा समझते हो ना? हाँ, अबे बस बस मेरे मुंह से ही सुनना है, मंजूर है। ऑथराइजिंग द वाइफ टू डिवोर्स हरसेल्फ। निकाह नामा में ये करार हुआ वाइफ डिवोर्स ले सकती है और अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है अगर वो कोई दूसरी मिसेज लेकर आया। एज सिंपल एज दैट। क्या उसकी शादी पर रोक है दूसरे हस्बैंड की? नहीं। अगर दूसरी ऑप्शन चूज कर रहा है तो पहली ऑप्शन को छोड़ना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। सही है? दूसरी वाइफ आई तो पहली वाइफ को डिवोर्स देना पड़ेगा और उसको मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी। क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट बेटा? ये शादी वाले एग्रीमेंट में किसी को भी कंप्लीट रिस्ट्रेंट, बस अभी शादी करेगा तो इसी से करेगा, नहीं तो मर जाएगा, वो फिल्मी स्टाइल, वैसा एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। क्लियर है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर किसी भी पर्सन के ऊपर आप कोई लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस करने से कोई रोक लगाते हो तो उस हद तक जहां तक वो रोक लगाई है वो एग्रीमेंट क्या है मेरे लाल? वो है। क्लियर? इसमें कुछ खास नहीं था, एग्जाम्पल्स है। दैट एक्सटेंट का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन दैट एक्सटेंट का मतलब है सर सिर्फ उतना पोर्शन एग्रीमेंट का जो कि अनरीजनेबल है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, सिर्फ उसी को हम वॉइड मानेंगे, बाकी को वॉइड नहीं मानेंगे। रेस्ट ऑफ द एग्रीमेंट वुड कंटिन्यू टू बी वैलिड। ये रियल और इमिटेशन ज्वेलरी याद है कुछ? कोई बात नहीं, पढ़ने की कोशिश करो, एक लाइन है, समझ आ जाना चाहिए।
ए ने बी से इमिटेशन ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी समझते हैं, नकली ज्वेलरी, हाँ के ना। तो भाई साहब उसने नकली ज्वेलरी का बिजनेस खरीदा, किसका? बी का। अब उस पर रोक लगा दी कि भाई साहब आप आसपास इस एरिया में कोई भी नकली ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करोगे। तो रोक सही है गलत है? आवाज बेटा, सही है गलत है? सही है बेटा। हाँ जागो मोहन प्यारे, आपने क्या खरीदा है? बिजनेस खरीदे, ज्वेलरी खरीदी है? पहले तो होश संभालो, क्या खरीदा है? बिजनेस कौन सा? नकली ज्वेलरी का। सामने वाले पे रोक लगाई, भाई साहब आप आसपास नकली ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करोगे, एज सिंपल एज दैट। ये गुडविल के कॉन्ट्रैक्ट्स में कवर होती है। तो सर क्या ये रोक जो हमने लगाई वो वैलिड है कि नहीं है? रोक वैलिड है बच्चे। अब अगर मैंने यही रोक लगाई कि भाई साहब ना तो आप इमिटेटेड ज्वेलरी का काम करोगे, ना ही आप रियल ज्वेलरी का काम करोगे, ये रोक वैलिड है? नो सर, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। कोई 5 लाख की चीज है, कोई 5,000 की है, दोनों के कस्टमर्स का कोई कनेक्शन नहीं है, तो सर रोक भी वैलिड है नहीं है। exceptions to the rule that an agreement and restraint of trade is void, इसकी एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, मतलब यहां पर जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो सारे क्या हैं? वैलिड। सारे एग्रीमेंट क्या हैं? वैलिड। सबसे पहले एग्रीमेंट विद द सेलर ऑफ गुडविल। अगर आप गुडविल खरीदते हो, कारण क्या होता है बच्चे? गुडविल का मतलब क्या होता है? बहुत ही बढ़िया। अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोलते थे? एक्स्ट्रा कस्टमर। एक्स्ट्रा कस्टमर कहां पड़े हैं? उसके जहां जहां उसकी गुडविल है। तो हम उसको ऑब्वियसली बोलेंगे ना कि भाई साहब आप दोबारा मत इस प्रोफेशन में आना, आप इस बिजनेस में दोबारा मत आना, ताकि आपके कस्टमर आपके पास वापस ना चले जाए। खरीदे हमने, प्रॉफिट उनसे आप उठा लो। तो सर इसीलिए गुडविल के केस में हम सेलर पर रिस्ट्रिक्शन लगाते ही लगाते हैं कि वो सिमिलर बिजनेस एक रीजनेबल लोकल लिमिट्स में कैरी नहीं करेगा। कब तक? रीजनेबल टाइम पीरियड में। सही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिमिट्स लगा दी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस बता दी, फिर वो रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी? वॉइड। अगर नॉर्मल है तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? वैलिड। कॉम्बिनेशन द बिजनेस और टू फिक्स प्राइसेस, इसकी एग्जांपल बता सकते हो? आसपास देखने को मिल जाएगी। कुछ एसोसिएशंस बन रखी होती हैं, एग्जांपल के लिए ऑटो हायर करते हो आप इधर से उधर जाने के लिए, वो कहता सर मिनिमम रेट 50 रुपए है, वो हमारी एसोसिएशन का रूल है। अब क्या वो प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं? यस। हैव दे क्रिएटेड मोनोपोली? नो सर। यहां पर उनके बिजनेस को अच्छे तरीके से कंडक्ट करने के लिए ये रूल बनाया गया। तो सर ये वाला एग्रीमेंट भी क्या है? वैलिड है। अगर वो आपसे मिनिमम प्राइस की डिमांड करते हैं, लाइक उन्होंने रख रखा है मिनिमम 4 रुपए पर किलोमीटर, मिनिमम 6 रुपए पर किलोमीटर उनका एक स्टैंडर्ड प्राइस, तो सर वो ऐसा अगर कुछ पाया जाता है वो बिल्कुल वैलिड माना जाए। सही है। यहां पर चाहे वो कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं प्राइजेस को, तब भी एग्रीमेंट क्या है? वैलिड। यही अगर सर आप मोनोपोली क्रिएट करके प्राइस को रेगुलेट करते हो, फिर वो वैलिड है कि वॉइड है? कोई एग्जांपल के लिए वो अनियन पता है? इसमें फीलिंग मत लिया करो। मैं जब आपसे कुछ पूछता हूँ ना, आई डोंट नो, हमारी साइंस की क्लास तो नहीं है, बच्चे ऐसे सोचने लग जाते हैं अनियन, अबे प्याज और क्या है। मान लो एक पर्सन ने आसपास जितना स्टॉक पड़ा था मंडियों में, जितनी फसल आ रही थी, सभी को खरीद कर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली। अब बेटा वो जो उसने मोनोपोली क्रिएट कर ली, उसके बाद वो प्राइजेस को रेगुलेट करने लग जाता है। ऐसे एग्रीमेंट कि हाँ जो भी अनियंस आएंगे वो सिर्फ मेरे पास आएंगे, कोई भी अनियन प्रोड्यूस करेगा वो सिर्फ मेरे पास भेजेगा और मेरी मर्जी के प्राइसेस पे भेजेगा, ताकि तुम बाकी सभी की मार्केट को खत्म कर दो। ऐसी मोनोपोली अगर क्रिएट होती है, वैलिड है? वॉइड है? वॉइड है सर। क्या है? ट्रेड कॉम्बिनेशन टू रेगुलेट द बिजनेस और टू फिक्स प्राइसेस, वैलिड है? वॉइड है? वैलिड है। ट्रेड कॉम्बिनेशन, एग्जांपल इसकी यूनियंस, ट्रेड यूनियंस। एग्जांपल इसकी क्या है? ट्रेड यूनियंस। कौन सी एग्जांपल ली थी अभी हमने? ऑटो रिक्शा हो गया, कार फेयर हो गया, ठीक। बट नॉट टू क्रिएट अ मोनोपोली, लाइक एग्रीमेंट टू अवॉइड कंपटीशन। एग्जांपल, एग्रीमेंट बिटवीन सेलर्स ऑफ अ
कॉमोडिटी, नॉट टू सेल द कॉमोडिटी एट लेस देन द फिक्स्ड प्राइस। ये तो सभी को पता है, हाँ के ना? हुआ होता है एग्रीमेंट, यस और नो? चलिए नेक्स्ट, एग्रीमेंट विद, उसने अगर एग्रीमेंट किया एग्जांपल के साथ, 1 2 3 4 5 6 10 सप्लायर थे मेन, 10 के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप बाहर अपनी फसल बेच ही नहीं सकते। रिस्ट्रेंट लगा दी ट्रेड पे कि आप सिर्फ अपनी फसल मुझे बेचोगे, आप अपनी फसल सिर्फ मुझे ही बेचोगे, प्राइसेस भी मैं रेगुलेट कर रहा हूं, दोनों चीजें हैं। वो अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं है सर, फिर सब वैलिड है, सब वैलिड है। अगर लेकिन वो यहां पर क्या करता है, एग्रीमेंट कर रखा है, वो बेचारा चाह के भी अपनी फसल को कहीं और नहीं बेच पा रहा, बाहर का बंदा कह रहा है सर मेरे से 100 रुपए ले लो, इसको यहाँ पे 70 में बेचनी पड़ रही है मजबूरी में, ये प्राइस भी मैं डिसाइड करूंगा, क्वालिटी भी मैं डिसाइड, सब कुछ। तो सर अगर ये ऐसा कोई कंट्रोल करता है, ऐसा एग्रीमेंट करता है, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, इसका मतलब ये बंदा बाहर फसल बेच सकता है, मोनोपोली नहीं क्रिएट हो। वैसे भी ये तो तुम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रहे हो, जैसे ही मोनोपोली क्रिएट होने लगेगी एमआरटीपी एक्ट वगैरह की प्रैक्टिसेस सामने आ जाएंगी। ठीक है जी, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन एसेंशियल कमोडिटी है कि नहीं है। गॉट इट? थोड़ा थोड़ा पता है इन चीजों के बारे में जो मैंने अभी फटाफट बोला? बहुत ही बढ़िया। कहाँ पढ़े ये? इकोनॉमिक्स में? अच्छा वो भी पढ़ते हो, क्या बात है। एग्रीमेंट विद पार्टनर्स, एग्रीमेंट विद पार्टनर के साथ कौन सा एग्रीमेंट होता है? बिना देखे, नया पार्टनर आ रहा है एडमिशन, फिर यहीं पे रह रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर, फिर वो फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर, या फिर लास्ट में डिसीज। भाई साहब उसके साथ क्या एग्रीमेंट करोगे? अरे यार मतलब कुछ भी बोलना है सोच लिया करो, पार्टनर मर रहा है, अबे मरने से पहले दे जा, स्वर्ग में जाके ये सेम काम नहीं करेगा तू, क्या क्या कर रहे हो? डिसोल्यूशन, फर्म ही बंद होगी। कैसी समझ आए? पार्टनर के साथ कौन कौन सा एग्रीमेंट, या तो पार्टनर आ रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, या फिर एग्जिस्ट कर रहे एग्जिस्टिंग पार्टनर, फिर रिटायर हो रहा है, फिर फर्म ही बंद हो रही है। ये 4 केसेस हैं, 4 केसेस के 4 केसेस में एक ही लॉजिक है, फर्म के साथ कंपटीशन नहीं चाहिए। पार्टनर का मतलब होता है भाई साहब ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हर बंदा अपना एफर्ट लगा के, वो होता है ना 1 और 1 11, हाँ या ना? ये ना हो ना वो बेचारा अकेला ही काम करता है, उसका काम, तो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए जो नया पार्टनर आ रहा है उसको बोला जाता है आप सेम काम नहीं करोगे। सिमिलरली किसको बोला जाएगा? एग्जिस्टिंग को। सिमिलरली किसको बोला जाएगा? आउटगोइंग को। हाँ बिल्कुल, आउटगोइंग पार्टनर के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल जा रहा है, ये ना हो बाहर जाके भी सकते हैं नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो क्या वो वैलिड हर काम करता? कौन से वाला? सेम जो फर्म कर रही है, तो हम कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेकर उसके बिजनेस पर लगवा सकते, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं, स्पेसिफिक कि वो बिजनेस, हम कोर्ट से क्या ऑर्डर लेंगे कि भाई साहब इसका पाया जाए, कारण इसने हमारे साथ एग्रीमेंट कर रखा है, क्या हम उसके ट्रेड पर रोक लगा रहे हैं? यस। इज दिस एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड? यस। बट इज इट वैलिड? यस। कुछ कुछ समझ आया? बहुत ही बढ़िया। एग्जिस्टिंग पार्टनर पे रिस्ट्रिक्शन है बेटा, क्या? सेम बिजनेस कैरी नहीं करेगा, हाँ या ना? यहां पर इन्होंने क्या लिखा? रिस्ट्रिक्शन कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ फर्म। वैलिड है सर? नहीं करेगा सर, डिपेंड, एग्रीमेंट किस नेचर का है। एग्जाम्पल के लिए हमारा काम है डायमंड का, ठीक, पार्टनर ने गोल्ड का बिजनेस शुरू कर दिया, या फिर जब वो हमारे साथ काम कर रहा है हमने उसमें अपना पूरा डिवोट कर, कोई बिजनेस सैलरी वगैरह एक्स्ट्रा जॉब ज्वाइन कर सकते हैं? नो, जॉब छोड़ के जा सकते हैं के साथ साथ वो कोई और काम, ध्यान रख लेना ये, ठीक है? तो ऐसे एग्रीमेंट वैलिड, वैलिड प्रभु,
उस दौरान आपकी कमिटमेंट वो एक जगह रखना चाहते हैं, आपकी कमिटमेंट वो एक जगह रखना चाहते हैं। नेक्स्ट, आउटगोइंग के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है बेटा? सेम बिजनेस की तो बात करनी पड़ेगी। सिमिलर बिजनेस कि भाई साहब सोलिसिट नहीं करोगे, यू विल नॉट कैरी ऑन द सेम बिजनेस लिमिटेड टाइम के लिए, वही लिमिटेड एरिया में, लोकल लिमिट्स में। क्या है? रीजनेबल। डिसोल्यूशन पर क्या है सर? एक्शन लगाई कि फिर वही सेम बिजनेस कैरी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कहा गया पता है? डिसोल्यूशन में फर्म बंद हो रही है, कई बार हम फर्म की गुडविल किसी पर्टिकुलर पर्सन को बेच देते हैं, गुडविल बेची पार्टनर्स को, क्या कि भाई साहब अब आपकी गुडविल कस्टमर को हम खरीद रहे हैं, आप इस बिजनेस को दोबारा कंटिन्यू नहीं करोगे। सही है, इसको स्टार मार्क कर लेना, इसमें गलती होती ही होती है। एनी, कोई भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रीड कर लो, डी पॉइंट आसान, जल्दी। जरूरी नहीं है, पार्टनर नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे। कई लोग होते हैं एक से ज्यादा फॉर्म में पार्टनर हो सकते हैं, यस उनकी मर्जी है, लेकिन अगर वो ऐसा मान जाता है तो सर वो उसको यही है। जनरल रूल जो होता है, वैसे मैं बता दूं प्रैक्टिकली क्या होता है, सिमिलर बिजनेस के ऊपर प्रोहिबिशन होती है। किसके ऊपर प्रोहिबिशन होती है? सिमिलर। सही है। सोल डीलिंग एग्रीमेंट, ये क्या है? हाँ उसकी मर्जी है, ये कोई रखे कि एग्रीमेंट हर बार होंगे ही होंगे, पर्सन के ऊपर है, फ्री लॉ है सर, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कीजिए, जो मर्जी ना कीजिए। प्राइवेट लॉ याद है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ प्राइवेट एक्ट, मतलब पता है? नो सर, प्राइवेट एक्ट का मतलब है उन लोगों पर अप्लाई होगा जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके अलावा सर इट इज लॉ ऑफ प्रिंसिपल्स, ये नहीं बताता हर बार क्या होगा, ये आपको कुछ प्रिंसिपल बता देता, आपकी मर्जी, आप उसमें से जो मर्जी सिलेक्ट कीजिए, को बना लीजिए, अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को बना लीजिए। हाँ या ना? सोल डीलिंग एग्रीमेंट, ये क्या है? सोल मतलब जूते वाला, अकेला, क्लियर? सोल डीलिंग एग्रीमेंट, अगर आपने किसी कंपनी के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स में ही डील करेंगे, सच एग्रीमेंट इज वैलिड और वॉइड। वैलिड है सर, देखा ही होगा आप लोगों ने बहुत से शोरूम, हाँ है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का कपड़ा, एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट्स भी क्या है? वैलिड, प्रोवाइडेड दे आर आल्सो ऑन रीजनेबल टर्म्स। उसके बाद आए सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट भी हम डिस्कस कर चुके, 1-2 साल की लिमिट है सर, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी जिंदगी में कहीं और जॉब, ध्यान देना, कहीं और जॉब ही नहीं करूंगा, वॉइड है सर। एम्प्लॉयर फॉर स्टिपुलेटेड पीरियड, स्टिपुलेटेड मतलब स्पेसिफाइड पीरियड, और प्रिवेंट एम्प्लॉय फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी अदर एंगेजमेंट ड्यूरिंग हिज इज वैलिड। हाउएवर, अगर एम्प्लॉय को सिमिलर एंगेजमेंट में आने पर रीजनेबल रीजन, विदाउट रीजनेबल रीजन, बता सकते हो एग्जांपल? एम्प्लॉय 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 को, एग्जांपल के लिए डॉक्टर ने ना अपने पास था, छोड़िए असिस्टेंट डॉक्टर था, उसको आप हमारे पास आज ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा बना के सोचता हूँ, एक बढ़िया हॉस्पिटल जो फुली अपडेटेड था, उन्होंने एक डॉक्टर को रखा अपने पास, उसको काम वाम सिखा रहे हैं, उसके साथ एग्रीमेंट किया, आप हमें छोड़कर अगर जाते हैं तो आप कम से कम 1 साल सेम फील्ड की प्रैक्टिस ज्वाइन नहीं करोगे, अपना काम नहीं खोलोगे, ये ना हो हमारे से काम सीख के आप बिल्कुल सेम काम कर लें। तो सर वो वाला एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है, बिना किसी कारण के बोल दिया। अब तुमने एक छोटू रखा हुआ है, ठीक, उसको बोला भाई साहब हमारे घर काम कर रहा है, तू इधर की बातें उधर करता है, हमारे से काम छोड़ के जाएगा, 2-3 साल इधर उधर मत दिखे हमारे आसपास घरों में, वैलिड है? नो सर, कारण
कोई रीजनेबल रीजन नहीं. However, to accept any similar engagement after termination of service without any, then it is in the nature of restraint. अगर लेकिन एम्प्लॉय के पास क्या है बेटा मेरे ट्रेड सीक्रेट, तो उसे सिमिलर रोका जा सकता है. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. सर आप लीगल राइट, आपके पास लीगल राइट होता है एक, पता है क्या? हाँ हाँ, केस क्या, आप केस कर सकते हो, लीगल राइट है आपका. कब? जब भी प्रताड़ित होते हो. हाँ के ना? समझ पा रहे हो? आपके जो लीगल राइट्स हैं, अगर उनको छीना जाता है, राइट्स आइदर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, जैसे राइट टू स्टडी, हाँ या ना? बच्चे कह रहे सर मेरी कोई किताबें छीन रहा, केस फाइल कर सकते हो? यस. क्लास में बच्चों पर नहीं, गरीब दिमाग मत चलाना. किसी बच्चे को पढ़ने से रोक दिया जाता है, क्या वो केस फाइल कर सकता है? यस. तो इसको क्या बोलेंगे हम? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. सही है. अगर ऐसा एग्रीमेंट होता है तो वो क्या है? वॉइड. ये पढ़ना, एग्रीमेंट लिमिटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज वॉइड. हाँ जी, लिमिटेशन एक्ट याद है? उसने बोला था 3 साल तक है टाइम बाद डेट, तुम कह रहे हो नहीं जी 1 साल के बाद राइट खत्म. वैलिड है? नो सर. क्यों? एक्ट का पर्पस डिफीट हो जाएगा. नेक्स्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन इज अ वैलिड. आर्बिट्रेशन पता है? किसी को ना पता हो? चलिए, किसको पता है? एक. हाँ जी, कोर्ट के बाहर ही मतलब सेटलमेंट कर लेते हैं. कुछ एक्सपीरियंस पर्सन है हमारे पास, कुछ एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं या पास्ट जजेस हैं, हम अपना केस ना उनके पास रेफर कर देते कि उनको सारे लॉज की नॉलेज तो है ही. हम 2 लोग बैठ के कोर्ट में जाएंगे, देखो क्या मिलेगा? तारीख. फिर क्या मिलेगा? तारीख. तो तारीख पे तारीख से बेटर है अपनी एक छोटी सी प्राइवेट कोर्ट हायर कर लेते हैं. सॉर्ट ऑफ एक बंदा हायर कर लिया, हमें उसकी जजमेंट पर भरोसा है, तो हम क्या करेंगे? उसी के पास अपना केस लेकर चले जाएंगे. उस बंदे को क्या बोला जाता है? आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर. और उस प्रोसेस को क्या बोला गया? आर्बिट्रेशन. हम उसके पास अपना केस लेकर गए, उसने जो डिसीजन दिया हम लोगों ने मान लिया. हमने कहा हम कोर्ट में नहीं जाएंगे. क्या मैंने अपना लीगल राइट एक्सरसाइज किया कि नहीं किया? यस. लीगल राइट था कि मैं स्यू कर सकता हूं या डिसीजन के लिए बाउंड हो सकता हूं, तो मैं गया ना किसके पास? आर्बिट्रेटर के पास. तो क्या ऐसी रिस्ट्रेंट वैलिड है? यस. क्लियर? अब बोल दो मैं कभी किसी के पास ही नहीं जाऊंगा, वो वैलिड नहीं है. नेक्स्ट, पसंद बेटा ये तो कभी भी नहीं है. छोले थोड़ी हैं, इसके नहीं उसके, उसके नहीं इसके. नहीं, नहीं, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखे, देखिए ध्यान दीजिए, आर्बिट्रेशन में आके आपने अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट जा सकते हैं, आर्बिट्रेटर रखने का पर्पस ही यही होता है कि जो भी वो डिसीजन देगा हम वो फाइनल करके कहानी खत्म करेंगे. क्लियर है? पर्पस ये है उसका. नहीं तो फिर पहले प्राइवेट में जा रहे हैं, फिर कहां जा रहे हैं घूमने? कोर्ट में. जरूरत क्या है बेटा? फिर आर्बिट्रेटर क्योंकि पहले ही कहां चले जाते? कोर्ट में. वो उनका आपस का कॉन्ट्रैक्ट है, वो ऐसा लिख सकते हैं पहले ए के पास जाएंगे, फिर बी के पास, फिर हम खेलते रहेंगे. ठीक, सी यू सून, वही लिखेंगे. नॉट इन नेचर ऑफ रिस्ट्रेंट है. भैया रुकिए, कोर्ट्स में एक सेशन कोर्ट, बहुत सारी हैं छोटी छोटी चीजें, इतनी बड़ी डायग्राम है, हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर करते हैं. सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आई जो पटियाला में है जैसे कि, फिर इसके बाद हाई कोर्ट. यहां से केस आ रहे हाई कोर्ट कहां पे? ठीक, यहां से भी हार गए तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, यहां से भी हार गए, रोते रहो और क्या, रोते रहो बैठ के. क्लियर है? उस पर कोई रोक नहीं है. सर
मर्डर वर्डर में वो प्ली लगती है हर बार, नहीं कोई बंदा वो उसको लेके कम इतने लाखों केस हैं और प्रेसिडेंट के बाहर खड़े। हाँ जी, तेरा क्या है? ओ यार बंदे मार दिए यार, अब वही माफ कर दे बस, चल के क्लियर। हाँ वो भी मैटर देखते हैं, नहीं है तो खड़े हो तो लाइन लगी होगी मजदूरों की तरह। 2 मर्डर मेरे तेरे, मेरा तीसरा चल रहा है मैं लेके आया हूँ भाई मर्सी प्ली, मर्सी प्ली के बेसिस पर है सर वो करें। आ गया खत्म, राइट है लेकिन हमने रोक, वैलिड है, यस। एग्रीमेंट नॉट टू हायर कोर्ट, कि इसके बाद हम हायर कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये वन ऑफ द कोर्ट्स की एक और एग्जांपल है, मैं बता दूं। पटियाला में तुमने गुड्स बेची, कहां गुड्स बेची? पटियाला में। जब पटियाला में गुड्स बेची, बिल्स के पीछे ना लिखा रहता है, देखा कभी? ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू पटियाला जुरिसडिक्शन ओनली। क्यों लिखता है भाई? सब तुमसे कोई 500 रुपए की गुड्स ले गया, बंदा चला गया आगे बॉम्बे, वहां पे जाके कह रहा भाई साहब मुझे आपकी गुड्स नहीं पसंद, मैं तो केस फाइल कर रहा हूँ। कहां पे केस फाइल कर देता उठाकर? मुंबई। अब 500 के लिए मैं उधर जाऊं इधर आऊं, गेम बना दी लोगों ने तो मेरी। क्या करूंगा मैं? बिल के पीछे छपा दूंगा क्या? ऑल डिस्प्यूट आर सब्जेक्ट टू पटियाला जुरिसडिक्शन ओनली। भाई साहब केस लड़ना है, ज्यादा दिक्कत हो रही है, इधर आ जाओ। क्लियर है बेटा? ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है, छोड़िए उस पर नहीं आएंगे। यहाँ का पॉइंट क्लियर है सभी को? तो ये एक प्लेस की ही कोर्ट को रेफर करना और हायर कोर्ट में ना जाना, ये भी परफेक्टली वैलिड है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग एंड वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट, जो कि हम कब कर पाएंगे? कल, अगले लेक्चर। थैंक यू ऑल, कीप स्माइलिंग, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को जारी रखिएगा।